हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये कक्षा 10 में ये चैप्टर आता है और 9th के बाद सीधे ही आपको ये नई टाइप की मैथमेटिक्स जो है देखने को मिलती है। तो आपके लिए कुछ इसमें एक सामने आपकी चुनौतियाँ आ जाती हैं कि ये कौन से प्रकार की एक नई प्रकार की मैथ्स आ गई, तो यहाँ आपको कुछ दिक्कतें आती हैं। तो हम आज ट्रिग्नोमेट्री पे स्पेशल ये वीडियो बनाए, मतलब इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गणित दर्शन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप मेरे इस वीडियोस को, जो भी वीडियो बन रहे हैं उनको आप देख रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए आज हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना चाहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, एक्चुअली ये मैथमेटिक्स क्या है, इसको हम विस्तार से समझना चाहेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से है, इसका हिस्ट्री क्या है और इसे हमें पढ़ना क्यों चाहिए और ये हमें कहाँ सहयोग देगा। देखिए, अगर मान लिया जाए हमें कोई एक टावर है, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए कोई बच्चा इस टावर को देखने के लिए, एक प्रकार का टावर है, बहुत पर्यटक स्थल है कहीं, वहां एक टावर बना हुआ है। अब इस टावर को देखने के लिए मम्मी पापा और बेटा गया हुआ है। तो बेटे ने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं इस टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकता हूं। तो पापा ने कहा ये कैसे संभव है। वो कक्षा 10 का बच्चा था, क्योंकि उसने इसे पढ़ रखा था तो उसे पता था कि मैं इसे ज्ञात कर सकता हूं। तो पापा ने इस बात का विरोध किया कि आप इस ऊंचाई को आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसने ये कहा कि ये भी पापा, मुझे ये तो मालूम है ना कि मैं इस टावर से कितने दूर हूं, ये तो मुझे पता है ना। तो मैं इस ऊंचाई को भी ज्ञात कर सकता हूं कि ये टावर कितना, मान लीजिए ये आदमी यहाँ पर है, सपोज करो, मान लीजिए मैं मान लेता हूं इसको, ये आदमी यहाँ पर है, तो ये इस यहाँ से कितनी दूरी पर है ये तो पता है ना। और ये टावर सीधा ही खड़ा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर 90 डिग्री पर खड़ा माना जाएगा, ये भी पता है उसे। अब ये जो यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है, वो टावर के टॉप को देख रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं इतनी दूरी पर हूं, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं इसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात करूंगा। इस बात पर डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई, तो उसने किस आधार पर कहा होगा, आइए इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट जो हमारे मैथमेटिशियन माने जाते हैं, बहुत ही जिन्होंने गणित में एक प्रकार की क्रांति पैदा की, ऐसे हमारे मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने जो है इस गणित को वास्तव में इसका बेस बनाया, इसकी बेसिक बातें उन्होंने रखी। तो उन्होंने सबसे पहले ये बात समझी कि वो बच्चा जैसे जो बात कर रहा था कि ये एंगल, क्योंकि इसमें 3 एंगल होते हैं, तो ये एंगल हमें अगर मालूम हो जाए या ये एंगल हमें मालूम हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है अगर तीनों का सम 180 होता है तो 90 इसमें से गायब हो गया तो 90 ही तो रहा, 90 ही रहा ना, यानी 180 डिग्री टोटल होता है इसका सम, ये सभी को पता है, तो 90 डिग्री हमारे पास रह गई। तो अब इस 90 डिग्री को हम 2 भागों में हमने बांट देना है, 2 और बच गए। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 45 कहता हूं तो ये भी 45 होगा। अगर मान लीजिए मैं इसको 55 कह देता हूं तो इसका मतलब हो गया कि आपका ये हो जाएगा 35, 5 5 10, 5 3 8 और 1 9 35 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 35 डिग्री हो जाएगा तो ये 55 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब बहुत सारे एंगल यहाँ पर और यहाँ पर पॉसिबल है। तो रही बात कि यदि इसमें से एक भी एंगल पता चल जाए तो हमारी ये बात बन सकती है। ऐसा सबसे पहले आर्यभट्टी जी ने इसको अपने आर्यभट्टी ग्रंथ में विस्तार से बताया हुआ है और इस चीज को वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा।
तो उनका ये मानना था कि यदि ये तीन भुजाएं, चूंकि ये जो गणित है इसकी बात अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं तो ये ट्राई, गोनो और मैट्री से बना हुआ है। ट्राई का मतलब आप जानते हैं कि 3 से मतलब है, और गोनो का मतलब साइड से मतलब है, ये भी आप समझ रहे होंगे, और मैट्री का मतलब मेजरमेंट है, ये भी आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हम इस प्रकार की ज्योमेट्री का स्टडी करते हैं जिसमें हमारे पास 3 क्या होते हैं, साइड होते, 3 गोनो होते हैं, 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। और स्पेशली हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए स्टडी करते हैं। तो जब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे तो उस वक्त हम केवल राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे। तो इस आधार पर यहाँ आर्यभट्ट जी ने इस गणित को ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति नाम रखा। और इसके बाद जो गुंटूर था, एडमंड गुंटूर और मुरे, ये दो मैथमेटिशियन जो फॉरेन के थे, इन्होंने इसको विस्तार से आगे की ओर समझा और चीजों को छोटा बनाने का प्रयास किया। लेकिन जो सर्वप्रथम भूमिका है वो आर्यभट्ट जी की है। उन्होंने किस तरीके से जो ये बच्चे की कल्पना थी, इस बात को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये किस तरीके से बताया उन्होंने, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसे ये बात हो गई कि अगर एक भी एंगल हमको पता चल जाए, इनमें से ये पता चल जाए चाहे ये पता चल जाए, तो हम कुछ बात कह सकते हैं। तो आर्यभट्ट कहते थे कि अगर मैं इसे ए कह देता हूं और इसे बी कह देता हूं, इसको सी कह देता हूं, तो इसका मतलब ये ए होगा, इसके सामने वाला ये बी होगा और इसके सामने वाला सी। तो उन्होंने ये कहा कि ए, बी और सी, ये हमारी जो साइड है, इनके बीच कोई ना कोई रिलेशन अवश्य होगा। तो अब क्योंकि डायरेक्ट तो पता नहीं है, तो जब डायरेक्ट पता नहीं होता तो हम अनुपातिक लेते हैं, अनुपातिक संबंध की बात करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इनके बीच में क्या फिक्स रिलेशन होगा। तो इसलिए हमने आनुपातिकता इनके बीच में समझने का प्रयास आर्यभट्ट जी ने किया, यानी हम इनको पता कर दें कि रेशियो के हिसाब से हमें ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, तो हमें बहुत सारी चीजों का पता चल जाएगा। तो इसलिए इन संख्याओं को पता करने के लिए, अनुपातिक रूप से इन संख्याओं को पता करने के लिए आर्यभट्ट जी ने इनके बीच में संबंध स्थापित किया। तो उन्होंने किस तरह से संबंध बनाए, इस संबंध को आइए हम एक बहुत अच्छे रिलेशन से समझते हैं। इसको बहुत बढ़िया से समझना है। जैसे हमारे फैमिली में भी एक पिता होते हैं और एक माता होती है, और इनका एक पुत्र या पुत्री, समझ गए होंगे आप, मान लीजिए पुत्री, ठीक है। तो पिता का पुत्री एक संबंध है, देखिएगा, और इसी प्रकार से माता का पुत्री, ये भी एक संबंध है, और आप देख रहे हैं ये भी एक संबंध है, और दोस्तों ये वापस भी एक संबंध होता है, ये भी आप जानते हैं। यानी अगर ये पिता की पुत्री है तो ये पुत्री के ये पिता है, इसका मतलब ये संबंध आपका पिता का हो गया। इधर अगर पुत्री का है तो यहाँ पिता का हो गया। इसी तरीके से पिता का संबंध अगर माता से पति का है तो इधर पत्नी का संबंध होगा, और अगर माता की ये पुत्री है, अगर बेटी है, तो इस पुत्री के ये माता होगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये तीन जो बातें हैं ये आपस में इस तरह से संबंधित हैं कि एक दूसरे के वाइस वर्सा है। अगर इसका भी इससे रिलेशन है तो इसका भी इससे रिलेशन। तो इस थ्योरी को समझते हुए आर्यभट्ट जी ने विस्तार से समझने का प्रयास किया कि यदि बी और सी के बीच में कोई रिलेशन आ जाए, और सी और ए के बीच में कोई रिलेशन आ जाए, और ए और बी के रिलेशन में कोई रिलेशन आ जाए, और फिर इनका रिवर्स कर दिया जाए, तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पिता पुत्री का एक संबंध हो गया, पुत्री और पिता के दो संबंध हो गए हमारे पास। इसी तरीके से माता और पुत्री के माता के, इनके भी दो संबंध हो गए। ऐसे माता, पिता और माता, इनके बीच भी संबंध हो गए। इस प्रकार से हमारे पास कितने संबंध आ गए? 6 संबंध आ गए। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि समकोण त्रिभुज के अंतर्गत आर्यभट्ट जी के अनुसार 6 संबंधों को बताया जा सकता है, 6 अनुपातों को बताए। जैसे यहाँ पिता का पुत्री से संबंध है, ऐसे इस भुजा का इस भुजा से संबंध है, इस भुजा का इस भुजा से संबंध है। आइए इन अनुपातों को समझने का प्रयास आगे हम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने एक बहुत बड़ी बात ये की थी कि अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर 90 अंश का कोण है, तो उसके ठीक सामने वाली भुजा को उन्होंने एक पर्टिकुलर नाम दिया जिसे केवल और केवल कर्ण कहा गया।
ठीक है, ये तो पक्की बात है कि इसको एक ही नाम दिया गया, इसको हाइपोटेन्यूज कहा गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज इसे कहा गया। तो आप इसको समझ लीजिए कि सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम कर्ण कहते हैं, या उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ओके, चलिए दूसरा कोण, आप कह रहे थे कि ये वाला कोण या इस कोण में से यदि कोई भी एक कोण पता चल जाए, चाहे ये पता चल जाए चाहे ये पता चल जाए, तो हम कई बातों को आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया था। तो उन्होंने ये भी बताया कि जिस कोण के लिए आप निकालेंगे उसके ठीक सामने वाली भुजा का नाम उन्होंने सम्मुख भुजा कहा, सम्मुख भुजा के नाम रखा। अब चूंकि दूसरी वाली भुजा ये बच गई है, ये पूरा सिस्टम जो है इसके पर बैठा हुआ है, और ये 90 अंश और इस कोण को, जिसको आप जानना है 90 अंश और इसके बीच में ये स्थित है, तो इसका मतलब उन्होंने इसका नाम आसन्न रखा। ये आसन्न भुजा कहलाई। ठीक है, लेकिन बाद में इसको आधार कहा गया। इसलिए कहा गया क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल इस आधार पर खड़ा है, इसी आधार पर तो खड़ा है, तो इसलिए आधार कहा जाएगा। और चूंकि ये लंबवत है और ये सम्मुख भुजा है, इसलिए इसका नाम लंब रख दिया गया, या इसको परपेंडिकुलर कहा गया, और इसे बेस कहा गया, और इसे आपका हाइपोटेन्यूज कहा गया। इस तरीके से हमारे पास तीन भुजाओं को हमने उनका नॉमिनेशन कर दिया। तो ये आर्यभट्ट की बहुत महत्वपूर्ण खोज है कि किस भुजा का नाम कैसे रखा जाए और कैसे रखा। आप ध्यान से समझिए, एक एक चीज को आपको बहुत बारीक से बताता चला जा रहा हूं, आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए किस तरह से आर्यभट्टीय ग्रंथ में हमारे जो आर्यभट्ट जी थे उन्होंने समकोण त्रिभुज की विभिन्न भुजाओं का नॉमिनेशन किया और उनका नामकरण किया। ये आपके सामने 1 बाय 1 में रखा। अब इसके बाद हम ये समझेंगे कि हमारे पास यदि तीन भुजाएं आ गई, अब मैं अगर इसको यहां पर बना दूं तो हमारे पास तीन भुजाएं आ गई हैं। ये हमारे पास 90 अंश है, आप समझ पा रहे होंगे, और इस भुजा को हमने बेस कह दिया है, और इसे हमने परपेंडिकुलर कह दिया है। ठीक है, और इसे हम हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास तीन भुजाएं आ चुकी हैं। अब आर्यभट्ट जी ने जो बात बताई कि उन्होंने कहा कि हम इन्हीं दो भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित कर देते हैं, तो इस प्रकार से हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाते हैं। ठीक है, इन अनुपातों को हम जान सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहला अनुपात बनने जा रहा है कि जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यानी कि अगर मैं इसे ए कहता हूँ, इसको बी कहता हूँ, इसको सी कहता हूँ, तो अगर मैं ए बी अपॉन ए सी की बात करता हूँ, इसका मतलब हम इस भुजा और इस भुजा का अनुपात जानना चाह रहे हैं। यही तो जानने की बात कही है उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन अनुपातिक रूप से हम बता सकते हैं कि इसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस अनुपात को उन्होंने अर्धजीवा इसका नाम रखा था, अर्धजीवा। इसको अर्धजीवा कहा गया। क्या कहा गया? अर्धजीवा कहा गया। यानी इस अनुपात को उन्होंने एक नाम दिया कि भाई इस अनुपात को हम क्या कहें, अर्धजीवा का। और इस अर्धजीवा को, यानी जो हाफ कॉर्ड आपके पास आ रही है, ये हाफ कॉर्ड आपके पास आ रही है, इस हाफ कॉर्ड को उन्होंने फर्दर, ये थोड़ा सा और लंबा हो रहा है, इसलिए उन्होंने इसको धीरे धीरे इसे ज्यादा बदल दिया। और इस तरीके से गुंटूर और मुरे ने इसकी स्टडी की, और उसके बाद इन्होंने इसका नाम SINE यानी दैट इज साइन रख दिया। वो एक ही लैंग्वेज में कहा जाता है और हमारी लैंग्वेज में से जाता है। तो इस प्रकार से पहला वाला जो अनुपात था उसका नाम साइन आ गया। सबसे पहले अर्धजीवा कहा गया, यानी हाफ कॉर्ड कहा गया, उसके बाद उसे ज्या कहा गया, ज्या, ओनली ज्या कहा गया, उसके बाद इंग्लिश में उसे साइन कहा गया। तो इसका मतलब जो पहला जो अनुपात है इसे हम साइन बोलेंगे। लेकिन दोस्तों ये किसके लिए बोलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिना एंगल के आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि पहले बात ये हुई थी कि ये दो कोण, यदि इनमें से एक कोण का पता हो जाए, ये तो हमें पता ही है 90 अंश टोटल बच रहा है हमारा, उस 90 अंश को दो भागों में बांट देंगे तो जितने का भी एक एंगल ये होगा उस एंगल की हम बात करेंगे, तो तभी इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा, और बेस आपका चेंज आ जाएगा, और इसे हम बेस कहेंगे। और जब हम इसकी बात करेंगे तो इसके ठीक सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे, और ये आपका बेस का काम करेगा, और ये आपका
हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो मुझे लगता है कि इस आधार पर आप इसे समझ पा रहे होंगे कि ए बी बाई ए सी को क्या बोलेंगे। तो चलिए, पहला जो इन्होंने इसकी खोज की उसको उन्होंने कहा, आप दोनों बातों को इसको समझेंगे कि अगर मैं ए बी बाई ए सी कहता हूं, इस अनुपात की बात करता हूं किसी कोण के लिए, ध्यान रखिएगा किसी कोण के लिए, तो उसके लिए उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है जिसे हम हिंदी में ज्या कहते हैं और इसे इंग्लिश में हम साइन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा वाला अनुपात उन्होंने निकाला जिसे BC अपॉन AC कहा गया, BC अपॉन AC कहा गया। ठीक है, और इसे उन्होंने कोज्या कहा, कोज्या कहा, और इस कोज्या को यहां पर और साइन रखा गया इसका नाम, क्योंकि को लग गया और साइन पहले का ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है, आप इसको AB अपॉन ये और ये सेम दिख रहे हैं आपको, ये और ये आपके हो जाएंगे, तो ये एक रिलेशन हो जाएगा। इस रिलेशन को उन्होंने स्पर्शज्या कहा, स्पर्शज्या। स्पर्श का मतलब होता है टेंजेंट, सो इसका नाम लिया गया टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद अब इसका रेसिप्रोकल कर दिया गया, तो उसे कहा गया, चूंकि ये रेसिप्रोकल इसका दिखाई दे रहा है तो इसलिए इसका नाम रखा गया ब्यूकोज्या। नो सॉरी, ये आ गया आपका BC अपॉन AB, इसका उल्टा है, तो इसका नाम रखा गया कोटि स्पर्शज्या, यानी इसका नाम रखा गया कॉट टेंजेंट, यानी कॉट टेंजेंट। ठीक है, ये रखा गया। अब उसके बाद इसका रेसिप्रोकल किया गया, AC बाई BC कहा गया, इसे इन्होंने ब्यूकोज्या कह दिया। ब्यू का मतलब होता है प्रतिलोम, यानी रिवर्स, रेसिप्रोकल, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसका रेसिप्रोकल बोलेंगे और साइन का रेसिप्रोकल बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं सीकेंट, इसका नाम होता है सीकेंट। ठीक है, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल कर दिया गया AC अपॉन AB। अब इसे नाम रखा गया क्योंकि ये इसका उल्टा है, ज्या का उल्टा है, तो इसे कहा गया ब्यूज्या। ब्यू का मतलब रेसिप्रोकल होता है, ज्या का उल्टा यानी साइन का उल्टा होगा, इसे कहा गया कोसिकेंट। तो मेरे ख्याल से आप ये सारी चीजों को बार बार देख करके याद करेंगे। हिंदी में कभी कभी आ जाता है कि भाई कॉट टेंजेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो कॉट स्पर्शज्या कहते हैं, और टेंजेंट को क्या बोलते हैं, स्पर्शज्या कहते हैं, या ब्यूज्या किसको कहा जाता है, कोसिकेंट को। ठीक है, लेकिन फर्दर क्योंकि ये बड़े बड़े नाम दिखाई दे रहे हैं, तो जो एडमंड और मुरे थे उन्होंने कहा कि इतने बड़े नाम तो हमें मैथमेटिक्स में पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि मैथ्स जो होती है शॉर्ट होती है, आप जानते ही हैं। तो इसका मतलब उन्होंने इसको साइन कह दिया, सिन नहीं बोलना है, इसको साइन बोलना है। ई आप लगा सकते हैं और साइन SIN भी लिख सकते हैं, बट ये किसके लिए होगा, किसी न किसी एंगल के लिए होगा। जैसे मान लीजिए आप इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा, यानी सिन कहोगे तो सिन माने पाप होता है, और साइन थीटा बोलोगे तो यानी कि आप कोई रेशियो निकाल रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई रेशियो निकाल रहे हैं जो क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, उसे साइन कहा जाता है। तो लेकिन वो किसी एंगल का होता है, विदाउट एंगल नहीं होता है, तो इसलिए आप उसे साइन थीटा बोलेंगे। इसे शॉर्ट में बोला गया कॉस थीटा, यानी इतना पार्ट लिया गया और इसका साइन का S लिया गया। ठीक है, और इसमें केवल tan लिया गया, बाकी को छोड़ दिया गया। समझ आ गया। उसके बाद ऑर्जेंट में आपको केवल कॉट लिखा गया, यानी इसको थीटा कर दिया। उसके बाद सिकेंट में SEC ये लिखा गया और थीटा। उसके बाद कोसेकेंट में कोसेक बोला गया, क्योंकि इसमें को भी आ रहा है, सेक भी आ रहा है, तो ये लिया गया। आप समझ गए होंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हमने यहाँ पे आपके सामने लिख दी। तो क्या आप ये जो बेसिक है इसको समझ पा रहे हैं? जरूर आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को आप बार बार देखिएगा, आपको एक एक चीज का इसका खुलासा किया गया है, कहां से आया, क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत है। देखिए उस बच्चे ने कहा था कि मैं इसकी ऊंचाई निकाल सकता हूं, अपने पापा से बोला था, तो पापा ने कहा आप कैसे निकाल दोगे। उन्होंने कहा कि देखो पापा, ये दूरी हमें मालूम है, यानी हमें बेस मालूम है, और परपेंडिकुलर हम निकाल पाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस करेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता क्या है, AB अपॉन BC। जैसे ये परपेंडिकुलर ओवर बेस किया तो AB अपॉन BC, ये होता है टेंजेंट होता है, यानी tan थीटा होता है। ठीक है ना। अब ये एंगल हमें मालूम होना चाहिए, ये भी हमने कहा आपसे, ये एंगल अगर हमें मालूम हो जाएगा,
थीटा हमें पता है कि कितने एंगल पर हम वहां यहाँ से ऊपर को देख रहे हैं, इस थीटा को यदि हम निकाल लेंगे तो इस बेस को हम आराम से निकाल लेंगे। तो इसलिए इस टाइप की ज्योमेट्री जो होती है, जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है, उसे हम ट्राइगोनोमेट्री भी कहते हैं और उसे हम त्रिकोणमिति भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें त्रिकोण यानी त्रिभुज के किसी समकोण त्रिभुज के तीन कोणों में एक किसी कोण के लिए एक कोण तो उसमें 90 अंश का होता है, तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं करनी। बाकी दो कोणों में से किसी एक कोण के लिए दो भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ज्यामिति गणित को, ऐसे ज्योमेट्री की जो ब्रांच होती है, उसे हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो यहां तक सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉट क्या होता है, सेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत लंबी लंबी चीजें, ये तो बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, अब हम इसे याद कैसे करेंगे? तो कुछ भी नहीं है, ये भी गणित बिना टेक्निक, बड़ी बड़ी चीज को गणित जो है छोटा कर देती है, क्योंकि उसके पास अपनी टेक्निक होती है। यदि गणित में टेक्निक नहीं होगी तो गणित बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएगा दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं क्या वो टेक्निक हमारे पास है जिससे कि भाई हम इतना आसानी से उसे समझ सकते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइन थीटा, समझ गए? ज्या थीटा की बात करें, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा आसान हो जाता है और अदर क्लासेस में साइंस में हमको इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम ज्या नहीं बोलते, साइन थीटा बोलते हैं। ओके, वैसे ज्या थीटा भी आपसे बोल सकते हैं। साइन थीटा जो होता है बच्चों, वो आपका कोई भी दो भुजाओं का अनुपात होता है। और किन किन भुजाओं का होता है आइए उसे करते हैं, यानी जिसको हम लंब बटे, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, कर्ण कहते हैं। तो आप इसे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं। हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। उसके बाद आइए कॉस थीटा की बात करेंगे। कॉस थीटा चूंकि दूसरी भुजा बेस होती है, आधार होती है, तो आप आधार करेंगे और नीचे कर्ण कर देंगे, और यहां पर आपका बेस होगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आइए तीसरा वाला आपके पास टेन थीटा होगा। ये लंब बटे आधार, क्योंकि कर्ण कर्ण को आप खत्म कर दीजिए तो लंब और आधार बचता है आपका, तो लंब बटे आधार आ गया, यानी इसे हम परपेंडिकुलर ओवर बेस कहते हैं। ठीक हो गया। आइए कॉट थीटा के पास जाते हैं। कॉट थीटा आपको क्या बताएगा? वो बताएगा आधार बटे लंब, यानी इसे बेस ओवर परपेंडिकुलर बोलेंगे। अब आएंगे हम उसके बाद सेक थीटा के पास। चूंकि सेक थीटा कॉस थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि ये कोज्या होता है तो ये भी कोज्या होता है, इसका मतलब ये रेसिप्रोकल है। इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो कोज्या थीटा और ये है व्यू कोज्या थीटा, यानी कोज्या का उल्टा, व्यू का मतलब उल्टा होता है, प्रतिलोम। तो इसका मतलब कर्ण बटे लंब हो जाएगा ये। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, नो सॉरी, वो आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, आधार होगा ना, यहाँ पर आधार हो जाएगा, इसका मतलब बेस आ जाएगा। अब उसके बाद कॉस सेकेंड के पास जाइए आप, कॉसेक थीटा की जगह जाएंगे तो आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, क्योंकि इसका व्यू ज्या है, तो कर्ण बटे आपका लंब आ जाएगा, यानी इसे आप क्या बोल रहे हैं? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अब साथियों इसको समझना है। अब इतनी बड़ी चीज को आप कहते हैं कि हमारे लिए बहुत कठिन हो जा रहा है, सर इसे सरल कीजिए क्योंकि हम इतना याद नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मत करिए याद इसको, हम आपको एक तरीका बताते हैं, उस तरीके पर आ जाइए आप। और वो तरीका आपको याद नहीं, बल्कि आप उसके दिमाग से उखड़ेगा नहीं, आप हमेशा उसे याद रखेंगे। वो मेथड क्या है यहाँ पर हम आप उसको बताएंगे, आप ध्यान से देखते रहिए। देखिए एक तो होता है लाल ओवर कक्का, इसको आप ध्यान रखिए, लाल ओवर कक्का। इसको मैं ऐसे यहाँ पर लिखूंगा, देखिए यहाँ पर लिखता हूं, समझिए आप इसको। अगर आपने दोस्तों ऐसे समझ लिया इसको तो आपके लिए बहुत आसान है। देखिए पहला वाला लंब बट्टे कर्ण, इसको आप क्या बोल सकते थे? लंब बट्टे कर्ण। इसको आप बेस ओवर कर्ण, इंग्लिश में आप कैसे भी समझ लीजिए, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है। अब यहाँ पर आपने बेस ओवर क्या बोलेंगे आप? बेस को आप बोल रहे हैं ए, बेस को आप क्या बोल रहे हैं? ए। ठीक है, यहाँ पर बेस को आप ए बोलेंगे, यहाँ पर बेस को ए बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप परपेंडिकुलर को आपने लंब बोल दिया है, एल हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज को आप ये बोलेंगे और इसको बेस बोलेंगे। ठीक है, और ये होगा और ये पी हो जाएगा, इसको आप एल बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। आइए अब इसको और अच्छी तरह समझ लेते हैं। एल बटे के, पहला वाला देख रहे हैं आप, एल बटे के, इसका मतलब इसे हम साइन थीटा कहेंगे। दूसरा वाला आइए, आधार बटे कर्ण, देखिए आप
आधार बटे कट, इसे हम cos थीटा कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आ रहा है ये वाला L बटे A, इसे बोलेंगे हम tan थीटा, इसे हम बोलेंगे tan थीटा। आइए ऐसे चक्र चल रहा है, देखिए क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अब इसका अपोजिट करिए, A अपॉन L करिए आप, तो आपका क्या हो जाएगा, A अपॉन L, देखिए यहाँ पर है, देखिए A अपॉन L cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप cos थीटा। अब इसके बाद K अपॉन A कहाँ पर है, देखिए K अपॉन A, K अपॉन A क्या है आपका, ये है आपका sec थीटा। अब आइए K अपॉन L कहाँ पे है आपका K अपॉन L, ये है, और इसे आप cos थीटा। तो दोस्तों इस डायग्राम को यदि आपने समझ लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। इसी को पढ़ना है, लाल बटे का याद कर देना है, इस तरफ को चलना है, ऐसे चलना है, देखिए ऐसे चलेंगे आप, ये वाला आपका रहेगा, इस तरह की से आप इधर को आएंगे। तो इस डायग्राम को अगर आप याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और आसानी से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझ जाएंगे। ठीक है, आइए अब एक दूसरा तरीका और समझ लेते हैं। जितने ज्यादा तरीके समझेंगे वो हमारा अपना तरीका होगा और हमारे लिए बेस को मजबूत करते हुए जाएगा। तो देखिए एक इसमें लिखा हुआ है, हमारे पास आया पहला P बटा H आया, दूसरा, ठीक है ना, दूसरा आया B बटे H आया, फिर P बटे B आया, इधर आया B बटे P आया, H बटे आपका B आया, फिर H बटे आपका P आया। चलिए, तो पंडित बद्री प्रसाद, ये पंडित जी हो गए, ये बद्री हो गए, ये प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। कौन है ये, पंडित बद्री प्रसाद। क्या बोलते हैं ये, भोले हर हर, भोले हर हर। ये कौन है, पंडित है, और ये कौन है, बद्री, ये बद्री जी है, और ये पंडित जी हैं प्रसाद। ठीक है, अब ये बोलिए क्या बोलते हैं, ये भोले हर और हर। बस अगर आपने इतना समझ लिया, उल्टा कर दीजिए फिर आप, देखिए पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। कैसे भी आप इसको कर ले, आप मीनिंग समझ गए हैं, तो ये भी दूसरा तरीका आपका हो सकता है दोस्तों, जरूर इसे भी आप अप्लाई कर सकती हैं। इसमें से या तो ये तरीका आप अपनाइए या ये वाला तरीका आप अपना दीजिए। इन दोनों में से कोई सा भी तरीका आप अपना देते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करना एक प्रकार से हलवा हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा, बहुत आसानी से आप उसे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको दिमाग पर रटना ही नहीं है, आप बिल्कुल मत रटिएगा, ट्रिग्नोमेट्री को रटना है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री को ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, तो आइए ये सब जो वैल्यूज हमने आपको बताई है दोस्तों, ये कहाँ काम आएंगी और क्यों पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यदि हम ट्रिग्नोमेट्री को जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे हम अलजेब्रा को जानते हैं तो इसका मतलब हमें पूरी गणित आती है, लगभग यदि 70% मैथ्स हम अलजेब्रा की मदद से ही समझ जाते हैं। और दूसरा हेल्पफुल मैथ्स जो मैं समझता हूं वो ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब आगे क्लासेस में आप देखेंगे ये हर जगह आपको कहीं ना कहीं हर चैप्टर में आपका आएगा, चाहे वो डिटरमिनेंट आप पढ़ेंगे, चाहे वो मैट्रिसेस पढ़ेंगे, चाहे आप इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, चाहे डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, चाहे आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे या इक्वेशन पढ़ेंगे, या कुछ भी आप पढ़ेंगे, कुछ भी सेट थ्योरी पढ़ेंगे, चाहे आप डिफरेंशियलिटी और आपका कंटिन्यूटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर आप ले लीजिए, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री से होकर जाना पड़ेगा। इसका मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैथ्स, सो वी हैव टू लर्न वेरी कॉन्शियसली, वेरी डीपली। इसको गहनता से हमने अध्ययन करना है कि आखिर इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही है। तो आइए दोस्तों, हमारे पास एक तो ये आ गया है, यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दे रहे हैं तो देखिए P अपॉन B आ जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका cot थीटा होगा, तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगाना है, इसका उल्टा कर देना। और इसके लिए जब आप sec थीटा बोलेंगे तो आपने क्या कर देना है, इसका उल्टा कर देना है, H बाई B हो जाएगा। और इसका उल्टा करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर आपका
नहीं, cot थीटा तो ये हो गया है। अब आप, है ना, अब आपका cosec थीटा आएगा। देखिए cosec थीटा आप बोलेंगे तो आपके पास P अपॉन S था तो H अपॉन P। तो आप ये याद रखिए, इन सबको आपने जो आपको मेथड बताई उससे याद रखना है। और आप कहेंगे कि ये कितने हैं, याद रखिए सीक्वेंस वाइज याद कीजिएगा इसको, सीक्वेंस को मत छोड़िएगा। अगर आप सीक्वेंस को छोड़ देते हैं तो वहीं आप गड़बड़ कर जाएंगे, वहीं आप कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, वहीं से आपकी गलतियां शुरू हो जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, 1 2 3 4 5 6 कौन सा और किस नंबर पर है ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। दूसरी बात, मैं अगर इसको सिंपल और वे में और ले जाऊं तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा, जो साइन थीटा होता है और कॉस थीटा होता है, ये बिल्कुल भी इस फैमिली के, अगर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री फैमिली कह देता हूं, अगर मैं कह देता हूं इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फैमिली, इसकी बात करता हूं, ये अगर से एक परिवार मान के चलते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे छोटे, ये सबसे छोटे भाई है, स्मॉलेस्ट है ये सबसे, ठीक है। और इसके बीच जो टैन और कॉट है ये मझले भाई है, ये आपके मझले भाई हैं, ठीक है। और जो तीसरे भाई है सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये अपने आप में सबसे बड़े भाई हैं। तो आप इस चीज को भी मानिएगा, मैंने सबको ब्रदर बना दिया आपस में, वो छोटे भाई हो गए, मझले भाई हो गए, बड़े भाई हो गए। अब आप कहेंगे ये सब कहीं किताब में तो लिखा नहीं, आप कौन कौन सी बात बता रहे हैं, बस केवल यही तो बात आपको समझने का है। अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग जो बनानी है आपको, किस तरह से अपने तरीके से बनाना है, बुक में सब कुछ लिखा नहीं जाता है। ये चीज आपको समझना है कि सबसे छोटे हैं, ये उससे बड़े हैं, ये सबसे बड़े। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनके बीच में, देखिए जब हम अगला रिलेशन बनाने की बात करेंगे तो इनके बीच से रिलेशन निकल के आएंगे बहुत सारे। कैसे निकल के आए देखिए, साइन थीटा बिकॉज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 अपॉन कोसेक थीटा होगा। इसका मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। इसका मतलब हो गया कोसेक थीटा भी 1 बटा साइन थीटा होना चाहिए। और इसी तरीके से कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा होगा, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे होंगे b बाई एच, एच बाई बी, तो इसका मतलब सेक थीटा 1 बाई कॉस होना चाहिए, नो डाउट। इसी तरीके से टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा होना चाहिए और कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो 6 रिलेशन आपके सामने फिर और आ गए, तो आप समझ गए होंगे 6 ये बन गए, 6 ये बन गए। तो याद रखिएगा 1 2 और 3, ठीक है, 4 5 और 6, ये 6 रिलेशन आपके पास बन के आ गए, यानी 6 प्लस 6 यानी आपके पास 12 रिलेशन बन के आ गए। अब इसके बाद देखिएगा और क्या रिलेशन बन सकता है। अभी आपने कहा कि देखिए आप P लिखा हुआ, B लिखा हुआ या P और B लिखा, तो इसका मतलब H गायब किया, इसका मतलब इसने इसको डिवाइड किया है तभी H गायब हुआ। यहां से हमारा एक माइंड वो हो रहा है, सेट हो रहा है कि भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को वही होता है जो टेन थीटा होता है, और कॉट थीटा वही होता है जो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। दो रिलेशन आपको यहां से मिल गए कि नहीं मिल गए? तो आप ध्यान रखिएगा और हमेशा ये भी याद रखिएगा, ये रिलेशन आपके पास, दो रिलेशन आपके पास ये भी आ गए। देखिए 6 ये आ गए, 6 ये आ गए, दो रिलेशन और आ गए। अब आप देखिए इनके अंदर एक चीज और आप कर सकते हैं, इसी को आप बदल के कर सकते हैं दोस्तों। जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। ऐसे ही जब कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब है एक प्रकार का हमारे पास रिलेशन और आ गया, जिसमें हमको 1 2 और 3 रिलेशन मिल गए, 1 और 2, यहाँ पर 2 मिले, यहाँ 3 मिले, तो इसका मतलब 3 ये हो गया। तो 6 6 12 2 14 3 17 रिलेशन आपके सामने मैंने बना के दिखा दिए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसी के अंदर से मैंने 17 रिलेशन, ये मालूम था मुझे, और इसी से ही 6 ये मिल गए और फिर 6 बनाए, ठीक है, फिर उसके बाद 2 बनाए, उसके बाद 3 और बन गए। तो यानी सारे इंपॉर्टेंट, ये इनको आप फार्मूला कहेंगे या इन्हीं को आप क्या कह सकते हैं, ये सारे आपके एप्लीकेशन होने वाले हैं, अप्लाई होने वाले, जहां पर भी आपको अप्लाई करना होगा, चेंजेस करने होंगे, तो इन सबका ही आप प्रयोग कभी कहीं इनका इस्तेमाल करते रहेंगे आप। तो ठीक है, अब इन सबको, यानी जो ये 6 आपके पास बने हुए हैं दोस्तों, इनको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक
मैट्रिक रेशियोज, जिसकी बात किसने करी थी बताइए? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करी थी। उन्होंने कहा था कि हम डायरेक्ट तो किसी का वो नहीं निकाल सकते हैं, अगर हमें एक एंगल पता होता है तो हम दो साइड के बीच में अगर हम रिलेशन बना दें, रेशियो का रिलेशन बना दें, तो हमें इस तरीके से हम किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर हमें थीटा मालूम है और इसमें से ये मालूम है तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये मालूम है इसे कैलकुलेट करना है, ये मालूम है तो कर सकते हैं, ये दोनों मालूम है इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन्स दैट यानी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यदि हम दो भुजाओं के बीच अगर हम रेशियो करते हैं, अनुपात करते हैं किसी कोण के लिए, तो ऐसा अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। मीन्स दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज अ रेशियो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, like sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse and cos theta is equal to base over hypotenuse and tan theta is equal to perpendicular over base and similarly this one. तो आई थिंक आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। दोस्तों एक आपके लिए बहुत अच्छा मॉड्यूल मैं लेके आया हूँ, एक बहुत ही अच्छा मैं इसे कहूंगा कि आपके लिए वीडियो होने वाला है। और जो खासतौर से हमारे छोटे बच्चे हैं जो 10th क्लास में इस बार गए हुए और उनके सामने ये समस्या आती है कि भाई उन्होंने तो कभी साइन कॉस इस तरह की चीजें पढ़ी ही नहीं है, और ये सामने हमारे सीधे अगर मान लीजिए आपके सामने सीधे करेला परोस दिया जाए तो आप करेला खाने को बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, आप कहेंगे मैं तो नहीं खाऊंगा, है ना, मैं तो रोज रायता खाता हूँ, मैं खीर खाता हूँ, मैं तो सब्जी खाता हूँ, मैं तो चावल खाता हूँ, दाल खाता हूँ, है ना। तो अब आप मेरे सामने करेला रख दे रहे हैं, तो करेला तो मैं रोज खाता नहीं, है ना, और मुझे दिक्कत होती है, मैं करेला पसंद ही नहीं करता, कड़वा होता है, कौन खाएगा भाई इसको, रोगी है हम नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से इस भावनाएं आपके अंदर आने लगेंगी इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने। तो दोस्तों लेकिन ध्यान रखिएगा, वही करेला जो आप खाएंगे ना वो आपको रोग मुक्त करेगा, यानी फ्री ऑफ डिजीज करेगा। यदि आपने करेला खा दिया तो समझ लीजिए आप निरोगी हो जाएंगे। यानी अगर आपने ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली तो इसका मतलब आधे से अधिक मैथ्स को, यानी कि जो 50% या 60% में कहूंगा मैथ्स को कवर करने वाला जो मैथ है वो ट्रिग्नोमेट्री है। चाहे आप 2D पढ़ लो, चाहे 3D पढ़ लो, चाहे आप प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, चाहे आप कोई भी चीज पढ़ लो, वहां पर इसका इस्तेमाल अवश्य होगा। ये अगर उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं भी होगा तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में अवश्य आपको सहायता करेगा, अवश्य आपकी मदद करेगा। तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैथ्स, ओके। और इंजीनियरिंग जो मैथ होती है उसमें ये ज्यादा से ज्यादा इसका एप्लीकेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और भी हम इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट डे जो भी आएगा उसमें हम जो वीडियो बनाने वाले हैं आपको आइडेंटिटीज पे बनाने वाले हैं, और साथ में इनका रेशियो निकालना भी आपको सिखाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आपको निकालना सिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ योर एक्सरसाइज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, वी टेक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर, लाइक जैसे आपको दोस्तों ये दिया हुआ, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन से आपको समझा करके जाता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए ये सपोज करो 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ट्रिग्नोमेट्रिक आपने पढ़े होंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? पाइथागोरस ट्रिक है। अब पाइथागोरस जो ट्रिक होते हैं उनको 3, 4, 5 ये होते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री है, तो अगर आपसे कहा जाए कि आप इस एंगल को निकालिए तो आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसे रख देंगे तो आपको sin थीटा कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। ओके, एंगल नहीं मिलेगा लेकिन वैल्यू मिल जाएगी, एंगल में भी उसे कन्वर्ट किया जा सकता है, वो बात की बात है। पहले आपको अगर मान लीजिए सपोज ये आपको नहीं दिया, आप पहले से ये तो हमें दिया ही नहीं, तो इसलिए पाइथागोरस यानी जो हमारे बौधायन जो इंडियन मैथमेटिक्स थे जिन्होंने आर्यभट्ट जी ने इसे बनाया था, आर्यभट्ट और बौधायन जो इसको बनाए थे, लेकिन ये इस थ्योरी को लेके अपने कंट्री के अंदर ले गए, इन्होंने इसको पेटेंट करा लिया और अपने नाम से पाइथागोरस थ्योरम रख दिया। एक्चुअली ये आर्यभट्ट और बौधायन का ही एक थ्योरम है, उसी को ही उन्होंने उसको थोड़ा सा एनालिसिस करके और मॉडिफाई करके उसे दे दिया, और वही जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। तो आप जानते हैं ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये आपको सिखा दिया मैंने, परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो आपका जो रूल होता है वही इसका परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर होता है, बस इसमें पुट कर दीजिएगा, यहाँ से आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये निकल के आएगा तो बस इसमें वैल्यूज पुट करिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप खुद ब खुद कर लेंगे। यदि आप इसे बहुत बेहतर तरह से समझ गए हैं तो निश्चित आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही अच्छी मैथ्स बनने वाली है, और उसे आप अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मैं आपसे विदा लूंगा, और
मैं ये कहूंगा कि पूरे वीडियोस को जो भी आपको कराए जा रहे हैं, जो भी वीडियो में पीछे हों मेरे, आगे वाले हों, आने वाले हों, या जो आज मैंने किया, तो आप उसे अध्ययन जरूर कीजिएगा। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। एक बार में कोई चीज नहीं आती है, हमें भी नहीं आई होंगी और किसी को भी नहीं आई, कितना ही चाहे वो नॉलेज वाला बंदा क्यों नहीं हो, कितना ही अच्छे उसके टिप्स में क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन वो भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके लिए अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहा गया, कि मैथ्स के लिए बहुत ही अच्छा स्लोगन है। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर दी, इस चीज की प्रैक्टिस करी, जो चीजें आपको बताई गई उसको बार बार आपने देख लिया, तो इसका मतलब आपको ये पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक ऐसा मैं मानता हूँ कि आपको अवश्य क्लियर होगा। आप वीडियो को बार बार देखेंगे और लाइक और शेयर आप इसे अवश्य करिए, दूसरे बच्चे भी इससे लाभान्वित होते हैं जो आपसे जुड़े हैं। और सभी व्यूअर्स से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इसे देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, और दूसरे अपने जो दोस्त हैं, लोग हैं जो इसे देख रहे हैं, क्योंकि इससे मुझे एक लाभ भी होगा, लाभ भी जुड़ा हुआ उससे, मेरा अपना भी निजी प्रॉफिट है, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जो 100% प्रॉफिट जा रहा है वो आपको जा रहा है। ये यदि आप इसे शेयर करते हैं और उसे भी कहते हैं कि भाई सब्सक्राइब कर देना, तो इसका लाभ मुझे भी मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे भी हित इसके पीछे छुपे हुए हैं। और मैं चूंकि आपके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ, इसको बनाने में टाइम भी लगता है और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, आप अवश्य ऐसा करेंगे, मैं मानता हूँ, बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं आप। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अध्ययनरत रहिए और अपने आसपास साफ सफाई रखिएगा। थैंक यू।